डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में PSIR और जनरल स्टडीज़ में GS पेपर सेकंड पॉलिटी, विशेष रूप से गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सहित तथा IR और सोशल जस्टिस पढ़ाता हूं। आप सभी लोगों को से सीधे मैं मुखातिब हो रहा हूं और इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं है। आप लोगों को जैसी ज़रूरत होगी हमसे सीधे संपर्क करिएगा। खैर, आज का टॉपिक एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर है जो हमारे पड़ोस में घटित हो रहा है, उसी घटना पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, बांग्लादेश में आजकल हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी राज्य है और यानी देश है, जो कि पहले एक प्रांत हुआ करता था पाकिस्तान का, जिसे पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और जब ईस्ट पाकिस्तान को बनाने की बात आई तो उस समय यानी 1947 में एक कैबिनेट मिशन योजना 46 में ही आई थी। 46 में कैबिनेट मिशन योजना आई जिसने कि सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई ऐसा है कि ईस्ट पाकिस्तान को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कारण ये कि जो मुख्य भूमि है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी, वो काफ़ी दूर है। कराची का उसमें ज़िक्र किया था, कराची और ख़ास करके लाहौर का ज़िक्र किया था। तो कराची से ढाका और चटगांव दोनों बहुत दूर हैं। उसी प्रकार से जो लाहौर है उससे भी ढाका और चटगांव काफ़ी दूर हैं, लगभग 750 मील दूर हैं। और दूसरी बात है, जिन पॉकेट्स जिस इलाके में मुस्लिम बहुल हैं और जिनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि हाँ, इसको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, एक्चुअली वहाँ हिंदू भी अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। संभवतः 48% तक उसने कैबिनेट मिशन ने कहा कि वहाँ हिंदू पाए जाते हैं। इसका सीधा मतलब है हिंदू और मुसलमानों में थोड़े सा का ही अंतर है। कि केवल इतने के आधार पर एक अलग देश नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध कवायद किया था, यानी रिकमेंडेशन दिया था, अपनी सिफारिश दिया था कैबिनेट मिशन प्लान ने। लेकिन माउंटबेटन योजना तो जो 3 जून 1947 को घोषित हुई, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन, चूँकि उस समय वायसराय कम गवर्नर भी थे, तो उन्होंने जो है गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और अंततः सिलहट सहित कुछ भाग जो भारत के हिस्से में थे वो कट कर चले गए बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के पास। ईस्ट पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन वहाँ आंतरिक उथल पुथल जारी रहा और बाद में चल कर के मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जब वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, एक्चुअली उसके पहले अवामी लीग वहाँ चुनाव जीत गई। ये मुस्लिम लीग की तर्ज पर ही बनी थी, लेकिन बांग्लादेशी हितों की बात करती थी और वो चाहती नहीं थी कि वो पाकिस्तान के साथ रहे। अवामी लीग की इस समय शेख हसीना है, जो कि इस समय सत्तारूढ़ हैं और वो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो मुजीबुर रहमान की पुत्री ही हैं। तो हुआ ये कि 1969 से 1971 के बीच, यानी जब अवामी लीग वहाँ उस प्रांत में बहुमत से सत्ता में आ गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वहाँ के जो मिलिट्री तानाशाह थे, जनरल याहिया खान जैसे लोग, जो कि उस समय वहाँ के तानाशाह प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनको चढ़ाना शुरू कर दिया। और उसी शाह पर 1969 से 1971 के बीच काफ़ी कत्लेआम हुआ, यानी वहाँ जो बांग्ला भाषी लोग थे उनका कत्लेआम किया गया। और ऐसे सभी लोगों को जो कि बांग्ला बोलते थे या जो समर्पित थे, सेपरेट एक देश बनाने के पक्ष में थे, उनको काटा गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। इसके लिए जमीयत उलेमा अल इस्लामी जैसे संगठन उत्तरदायी थे, जिसके कई लोगों को भी हाल में फांसी भी दी गई है। साथ ही साथ जनरल नियाज़ी, AK नियाज़ी, और उसके पहले जनरल टिक्का खान, लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान थे, उन्होंने वहाँ के गवर्नर यानी प्रांतीय गवर्नर का पद संभाला था। और बाद में AK नियाज़ी के समय ही
ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, यानी पाकिस्तानी चंगुल से मुक्त हुआ और बांग्लादेश बना। जब 1969 में बड़ी संख्या में भारत आने वाले बांग्लादेशी लोग यहाँ शरण ले रहे थे, शरणार्थी भाग करके आ रहे थे, उस समय पाकिस्तान को लगा कि जो कुछ भी बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा है उसमें भारत की दखल है, जबकि भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी वाच और वेट वाले मुद्रा में थीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ऐसा लगा और उसने भारत पर हमला कर दिया, जिसके मद्देनज़र भारत को भी रिस्पांस देना पड़ा और अंततः 71 की लड़ाई थोड़ी भीषण रही, लेकिन 14 दिन में ही निपट गई। 15 दिन में आप कह सकते हैं 2 सप्ताह में निपट गई और 15वें दिन तो समझौता भी हो गया। यानी जो जैकब साहब थे, पूर्वी कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जैकब साहब, उन्हीं को उस समय जो आर्मी चीफ थे, जो सैम मानिक शाह के नाम से जाना जाता है जिनको, ठीक है, उन्होंने जैकब साहब से कहा कि भाई सरेंडर का पेपर तैयार करके तुरंत पहुंचो ढाका। और नियाजी साहब, इसीलिए नियाजी अलोकप्रिय भी हैं पाकिस्तान में, नियाजी साहब वहाँ बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करने जाओ, उनका साइन लो। और वो तुरंत ऐसे ही किए, फ़्लाइट से गए ढाका और जा कर के, उस समय वो गुवाहाटी में थे, और जा कर के उन्होंने तुरंत उनका सिग्नेचर लिया और उसी के साथ 93,000 सैनिक जो पाकिस्तानी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया भारत के सामने। और उस समय लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके सामने सरेंडर किया था उन्होंने AK नियाज़ी और उनके समर्थक सैनिकों ने, यानी पाकिस्तानी सैनिकों ने। उनकी संख्या 93,000 थी। खैर, उस पर हम लोग अलग से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी हुआ, यानी कि अंततः ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन ही गया। और इस वजह से वहाँ के जो राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान ही हुए, और उनकी लड़की शेख हसीना और कुछ पुत्र भी हैं, जो जब 1975 में जनरल ज़ियाउर रहमान, जो कि मुजीबुर रहमान के द्वारा ही आर्मी चीफ बनाए गए थे, उन्होंने जब राष्ट्रपति भवन पर हमला किया और जब कत्लेआम मचाया, यानी मुजीबुर रहमान का कत्ल तो कर ही दिया, उनके परिवार के अन्य लोगों का भी कत्ल कर दिया। संजोग की बात यह है कि शेख हसीना और उनके भाई उस समय अलग थे, जिससे वो बच गए, अन्यथा उनके भी प्राण पखेरु चले ही जाते। दूसरे शब्दों में, शेख हसीना जो इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा इसी के लिए भारत के प्रति कृतज्ञता जताती रहती हैं कि भारत के सहयोग से जो कुछ भी हुआ, यानी बांग्लादेश बना और पाकिस्तानी चंगुल से ईस्ट पाकिस्तान मुक्त हुआ, और इसी को आगे चल कर के हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। खैर, जो भी है, लेकिन जो जिन्होंने ज़ियाउर रहमान साहब ने मुजीबुर रहमान की हत्या की थी, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। 1981 में जब जनरल मोहम्मद इरशाद साहब वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर बने, तो कहा जाता है शेख हसीना के परिवार के प्रति उनका समर्पण था और उनके नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी ने ज़ियाउर रहमान की हत्या कर दी। और इस प्रकार से वहाँ जो मुजीबुर रहमान का कत्ल करने वाले लोग थे, वो खुद ही मुँह की खाए उनके शरीयत कानून को, शरीयत कोड को, शरीयत संहिता को। हालांकि पाकिस्तान में जो हार्डलाइनर हैं उन्होंने काफ़ी सराहा, और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको उनकी विधवा बेगम खालिदा जिया चलाती हैं, जो कि खुद हार्डलाइनर की सपोर्टर हैं, वो एक्चुअली वो आज की डेट में वो ज़ियाउर रहमान के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन को लेकर के ही याद रखती हैं। और उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर, जैसे उनके पति का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, उसी तरह से उनका झुकाव भी पाकिस्तान की ओर रहता है और एंटी इंडियन है। वही प्रधानमंत्री थीं जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में बांग्लादेशी रेंजर ने भारतीय BSF के जवानों की 16 या 17 जवानों की हत्या कर दी थी, जिससे काफ़ी तनाव पैदा हो गया था और ऐसा लगने लगा था एक समय कि कहीं भारत बांग्लादेश पर हमला न कर दे। लेकिन राजनीतिक सूझबूझ, जो अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीतिक सूझबूझ बहुत अच्छी थी, तो उनके इस राजनीतिक सूझबूझ के कारण ही ये हमला टला। नहीं तो जो हार्डलाइनर थे वो ये कहना चालू कर देते कि भाई
ये वही बात हुई कि शेर ने एक लैम्ब पर हमला किया है, एक मेमने पर हमला किया है, खरगोश पर हमला किया है, या खरगोश पर यानी रैबिट पर हमला किया है, और उसको चबाने और दबाने की पूरी कोशिश की है, जिससे फर्दर बांग्लादेशी एलिएनेट होते। ऐसे लोग जो भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो फर्दर एलिएनेट होते, अलग थलग होते, और उनका झुकाव हार्ड लाइनर के तरफ होता, यानी जो पाकिस्तान के प्रति समर्पित हैं उनके प्रति होता। तो भारत के लिए 2 मोर्चे खुल जाते घुसपैठ के, जिसके कारण भारत को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता। इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और वो इस मामले में चुप रहे। कोशिश यही किया किसी तरह से भारत और बांग्लादेश का संबंध खराब ना होने पाए। जो भी हो, वो हादसा टल गया। लेकिन शेख हसीना जब से सत्ता में आई हैं, लगातार सत्ता में आती ही जा रही हैं। इसके पहले भी वही प्रधानमंत्री थीं, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, उसके बाद फिर वो सत्ता में आ गई हैं। उसके पहले भी यानी 3 टर्म तो इधर ही हो गया, संभवतः 4 टर्म वो लगातार 4 टर्म 2009 या 2007 से वो लगातार प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। 17, 5, 23, 5, 18, ये चौथी बार है ये, ठीक है। ये 24 है ना, पिछले साल ही चुनाव हुए थे बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से वो तीसरी या चौथी बार जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है लगातार। इसके पहले भी वो 1 या 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। खैर, बांग्लादेश में जब अवामी लीग सत्तारूढ़ होता है तो भारत चैन की सांस लेता है, और जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्तारूढ़ होती है तो भारत की नींद हराम हो जाती है। भारत रात भर जागते हुए बिताता है कि कहीं उधर से कोई खुराफात ना हो जाए। जो भी हो, लेकिन स्थिति इस समय ये है कि वहाँ जो हमारा विदेशी मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, और उसमें एक राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जो यूपी में गोंडा से ही आते हैं। वो राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि हम बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन ये उनका अपना मामला है, आंतरिक मामला है, लेकिन हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकाला कैसे जाए, यानी उन्हें वहाँ से बचाकर बाहर कैसे लाया जाए। यह बात उन्होंने कही है। खैर, जो भी हो, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो एस जयशंकर साहब हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं, वो खुद भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एंट्री पॉइंट ओपन कर दिए जाएं, जिससे लोग बंदरगाह के माध्यम से, फ़्लाइट के माध्यम से, या जैसे भी भारत में आना चाहें जो भारतीय हैं वो आ सकें। दूसरे शब्दों में ऐसा माना जा रहा है 4000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालना एक चुनौती है। 778 या कुछ भारतीय आज तक वहाँ बांग्लादेश से निकाले जा चुके हैं, ठीक है, और जो शेष विद्यार्थी हैं उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। अब ये वहाँ इस तरह का बवाल क्यों शुरू हुआ, थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस पर कर लेते हैं। एक्चुअली वहाँ की वर्तमान शेख हसीना सरकार ने ये फ़ैसला किया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने में मदद किया है, उनके परिवारीजनों को सरकारी नौकरियों में 30% तक कोटा यानी आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर के वहाँ के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए, ख़ास करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी, और उनका मानना ये है कि भाई मेरिट सिस्टम को ही बढ़ावा दिया जाए, ये वोटा कोटा या रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। खैर, वो वहाँ बांग्लादेश भी एक गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्क में सरकारी नौकरी का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। जैसे भारत में है उसी तरह से बांग्लादेश में भी है, चूँकि उसमें सुरक्षा मिलती है, एक भविष्य को लेकर के जो चिंता रहती है वो ख़त्म होती है। खैर, जो भी है, तो इस प्रकार से जो है भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो अभी मधुर हैं, जैसे पहले थे। शेख हसीना भी कुछ दिन पहले आई भी थी भारत, ठीक है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था। उनके शपथ ग्रहण में भी बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन हुआ था। और जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें भी बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल आया था। संभवतः शेख हसीना उसी समय आई थी। खैर, वो आंकड़े हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले यानी जो 2014 में उन्होंने शपथ लिया था, तब तो उन्होंने मिस शिरीन को, जो कि उस समय वहाँ की स्पीकर थी,
उनको भेज दिया था और वो अपने चीन की यात्रा पर गई थी। तब कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश और चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं। लेकिन अभी हाल में यह स्थिति बदली है और इसलिए भारत चाहता है कि भाई बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे बने रहें, भले ही पाकिस्तान के साथ भारत बातचीत नहीं करता है या उसके साथ उसके संबंध मधुर नहीं हैं, जो भी है। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा पड़ोसी देश है जिससे भारत अपने संबंध को बेहतर बना करके ही रखना चाहता है। इसीलिए भारत उसके आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने से बच रहा है। दूसरे शब्दों में, जो कोटा स्टर है, यानी जो आरक्षण को लेकर के बवाल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा बल हर सड़क पर देखे जा सकते हैं, यानी सभी प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कि एक प्रकार से राष्ट्रीय आपात की तरह से ही है। और वहाँ सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतार दिया गया है, यानी मिलिट्री ने गार्ड ले लिया है, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है सड़कों पर, और उनके साथ स्टूडेंट्स का क्लैश हो रहा है। माना जा रहा है कि अभी तक 115 लोगों की मृत्यु वहाँ हो चुकी है सुरक्षा बलों की गोलीबारी में। और सुरक्षा बल पहले तो आंसू बल छोड़ते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन बाद में जब स्थिति जब देखते हैं ज़्यादा भयावह हो रही है तो गोली चला देते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। खैर, जो भी हो, लेकिन आपको हम बता दें कि इस समय स्थिति बांग्लादेश की काफ़ी भयावह है और इसीलिए एस जयशंकर ने असम के सिलहट और कुछ अन्य जगहों पर ओपनिंग खोल रखा है, जिससे कि बांग्लादेश से भारत आने वाले लोग बंदरगाह या फ़्लाइट के माध्यम से भारत आ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत लगातार बांग्लादेश के इस घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए है और कोशिश यही कर रहा है कि वहाँ जो भारतीय फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। धन्यवाद। उम्मीद है आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।